जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं पेपर 4 का चैप्टर 4, जो कि ये भाग 1 का अंतिम चैप्टर है। इसके बाद ये पर्यावरण और ये जनसंख्या एंड पर्यावरण का जनसंख्या पार्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग का बचेगा केवल पर्यावरण। तो इसके बाद हम पर्यावरण के का वीडियो बनाएंगे। अभी 4 चैप्टर है पर्यावरण में, 4 दिन में भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बता दें, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमको एनर्जी मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 4, पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसका चैप्टर 4 है प्रजननशीलता के निर्धारक तत्व। ठीक है, शुरू करने से पहले बता दें, जो लोग मुझसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहें, टेलीग्राम का लिंक इस पीडीएफ के लास्ट में दिया हुआ है या चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने की ज़रूरत क्या है, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो जिसको स्टडी मटेरियल चाहिए टेलीग्राम से जुड़ सकता है। बाकी जिसको अपडेट चाहिए वो लोग हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे से जुड़ सकते हैं। चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रजननशीलता का क्या तात्पर्य है, मीन्स क्या मतलब। देखिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें है, और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। जैसे बुक है तो बुक से पूरा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कोई कोई ऐसा टॉपिक होता है जिससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो उसी में से ये भी एक चैप्टर है। इससे क्वेश्चन बनता ही है, आते ही आते हैं। आसान क्वेश्चन है लेकिन आते हैं, एग्ज़ाम में पूछने के लिए मतलब इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको वीडियो को पूरा देखिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है आने की। ठीक है, ये कोई ज़्यादा खास लंबा चैप्टर नहीं है और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो पे पूरा बने रहिए, पूरा देखिए अगर पूरा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो। ठीक है, प्रजननशीलता का क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है स्त्री द्वारा किसी विशेष समय अवधि में कुल जन्म में सजीव बच्चों की संख्या से। यहाँ जल नहीं है, जन्म है। मतलब किसी स्त्री द्वारा कितना सजीव बच्चा, मतलब एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में, फिक्स टाइम में कितना सजीव बच्चा, मृत नहीं सजीव बच्चा पैदा करती है, वह है उसका प्रजननशीलता। ठीक है, मतलब इसका तात्पर्य स्त्री द्वारा किसी विशिष्ट समय अवधि में कुल जन्मे सजीव बच्चों की वास्तविक संख्या है। ठीक है, मतलब एक फिक्स टाइम में कितना बच्चा जन्म दी है उसका ये वास्तविक संख्या है, प्रजननशीलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज बर्कले के अनुसार प्रजननशीलता की क्या परिभाषा है। ठीक है, जॉर्ज बर्कले साहब क्या परिभाषा दिए हैं, आइए देखते हैं। प्रजननशीलता जीवित जन्म की संख्या पर आधारित जनसंख्या की यथार्थ स्तर की क्रियाविधि है। ठीक है, मतलब प्रजननशीलता है जीवित बच्चों की संख्या। अभी बताएं हम भी कि जीवित बच्चों की संख्या पर आधारित ये यथार्थ स्तर की क्रियाविधि है। मतलब प्रजननशीलता में मेन बात है कि जीवित बच्चों की ही बात होगी। जैसे कोई किसी से अगर मृत बच्चा पैदा हो रहा है तो प्रजननशीलता में नहीं आएगा। जीवित बच्चों की आंकड़ा से ही प्रजननशीलता का मतलब होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 3 है, प्रजननशीलता की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है। देखिए, पहला पॉइंट है, इसमें उत्पन्न बच्चों का सामूहिक अध्ययन किया जाता है। जो भी बच्चा पैदा होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह कितने दिन में पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, जिसने पैदा किया वो कितने मृत के बाद ये जीवित बचा कि ये सारा डिटेल उसके बारे में पैदा करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, प्रजननशीलता की मापों में सजीव बच्चों की संख्या को ध्यान रखा जाए। देखिए, बार बार वही चीज़ दोहरा रहा है यहाँ, प्रजननशीलता की मापों में सजीव बच्चों की कोई संख्या को ही ध्यान रखा जाता है। मतलब जो बच्चा जिंदा है, बचा है, उसी का ही ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एनिमल है, जो कोई जानवर है, वो मान लीजिए 100 बच्चा पैदा कर रहा है, लेकिन उसके 90 बच्चे 95 बच्चे मर जा रहे हैं, 2 ही 4-5 बच्चे बच रहे हैं। इसका मतलब उसकी प्रजननशीलता कम होगी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई 4 ही 5
बच्चा पैदा कर रहा है, 10 ही बच्चा पैदा किया, लेकिन वो जानवर के बच्चे जो हैं सब के सब सही सलामत रहते हैं, तो उसका प्रजननशीलता अच्छा माना जाएगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रजननशीलता का तात्पर्य यही है, जीवित बच्चों की संख्या से। जीवित बच्चा, ये ध्यान रखिएगा, जो जिंदा बच रहे हैं उसी से। तो ये ध्यान में दिमाग में सेट कर लीजिए, प्रजननशीलता का डायरेक्ट संबंध है जीवित बच्चों से। अगर प्रजननशीलता का कोई भी क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में जीवित बच्चों की संख्या से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन देता है, आप आँख बंद करके वही करेंगे। ठीक है, ये याद रखिए, क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमाए, अगर क्वेश्चन में आ गया प्रजननशीलता और ऑप्शन में है जीवित बच्चों की संख्या, तो यही दोनों का मैच करेंगे आप। ठीक है, इस तरह से आप टेक्निक बताएंगे। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को ऑप्शनल बना के दिया जाए तब आपको समझ में आए। हम वन लाइन में क्वेश्चन टाइप में बना दे रहे हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दें, आप उसको कर सकें। ठीक है, जैसे अभी एक टेक्निक मिल गया, प्रजननशीलता और जीवित बच्चों, ये क्वेश्चन और आंसर में जहाँ भी कैसे भी घुमा के दिया जाए, उसका अगर तात्पर्य निकल रहा है कि यहाँ प्रजननशीलता है और ऑप्शन में जीवित बच्चों की संख्या आ रही है, तो उसको ही लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रजननशीलता का सबसे अत्यधिक निर्भरता किस पर है? मतलब प्रजननशीलता का निर्भरता किस पर है? यहाँ मानव की सेंस में बात किया गया है, तो यहाँ आंसर है विवाह पर। सही बात है, विवाह होने के बाद ही प्रजननशीलता का पता चलेगा, या प्रजननशीलता या कुछ भी इससे रिलेटेड काम विवाह के बाद ही होता है। ठीक है, खासकर भारत में अभी ये चीज़ है, प्रजननशीलता का जो भी काम है वो सब विवाह के बाद ही होता है। ठीक है, तो सबसे प्रजननशीलता का सबसे अत्यधिक निर्भरता विवाह पे है। अगर भारत में विवाह बंद हो जाए, तो कहीं भी विवाह बंद हो जाए तो प्रजननशीलता घट जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, भारत में तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, क्योंकि भारत का अपना ही एक स्टेटस है कि यहाँ के लोग अपना विवाह के पहले मतलब के पहले कोई ऐसा संबंध नहीं रखते, विवाह के बाद ही कुछ भी संबंध होता है। ठीक है, बाकी फॉरेन कंट्री में चाहे जो भी होता है, तो भारत की बात करें तो यहाँ पे प्रजननशीलता का डायरेक्ट निर्भरता विवाह पे है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजननशीलता का अत्यधिक निर्भरता, ये हो गया। ठीक, क्वेश्चन 5 है, क्या विवाह की आयु प्रजननशीलता को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है भाई, हाँ। आंसर होगा हाँ। क्यों? विवाह की आयु प्रजननशीलता को प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए किसी का कम उम्र में शादी हो गया, पहले तो ये जान लीजिए प्रजननशीलता कितने से अवधि तक होता है, तो ये लगभग 10 से 15 साल की उम्र में शुरू हो जाता है और 40 से 50 साल तक चलता है। ये हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, तो 10 से 15 साल की उम्र में शुरू हो जाता है और 40-50 साल तक चलता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका 10 साल में शुरू हो जाए, किसी का 10 साल, 11 साल, किसी का 12 साल, किसी का 13 साल, किसी का 15 साल, ऐसे शुरू होता है और किसी का 40 साल में ख़त्म हो जाता है, किसी का 45 साल, किसी का 50 साल, किसी का 35 साल में ही ख़त्म हो जाता है। ये शरीर के ऊपर है, जिसका जैसा बनावट, जिसका जैसा स्ट्रक्चर है, जिसके जैसे हार्मोन की सक्रियता है, उस पर ये निर्भर करता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पूछ रहा है कि प्रजननशीलता का प्रभाव आयु पे है, विवाह की आयु पे। बिल्कुल है। क्यों? अगर किसी का विवाह कम उम्र में होता है तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शन है, ज़्यादा टाइम तक वो बच्चा पैदा करने के लिए उसके पास ऑप्शन रहेगा। अगर किसी का विवाह मान लीजिए लेट से होता है तो उसके पास कम ही साल बचे हुए हैं बच्चा पैदा करने के लिए, तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजननशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, प्रजननशीलता को क्या क्या प्रभावित कर सकता है? आंसर है इसका प्रजनन। बिल्कुल प्रजनन प्रभावित करेगा प्रजननशीलता को। अगर प्रजनन कोई नहीं करेगा तो प्रजननशीलता क्या कैसे होगा? नहीं होगा। तो प्रजनन करना जरूरी है, तभी जाके प्रजननशीलता का पता चलेगा। तभी उसे, अगर कोई प्रजनन नहीं करेगा तो प्रजननशीलता नहीं होगा, प्रजनन करेगा प्रजननशीलता होगा। ठीक है, दूसरा है प्रजनन की अवधि। प्रजनन की अवधि भी प्रजननशीलता को प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए प्रजनन की अवधि किसी का ज़्यादा है, ठीक है, और प्रजनन का अवधि किसी का कम है, तो जिसका कम है उसकी प्रजननशीलता कम होगी। ठीक, जिसकी अवधि ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए कि कोई है जिसका ड्यूरेशन 10 साल है, 10 साल में ही प्रजनन कर सकता है, 10 साल के पहले नहीं, 10 साल के बाद में। ठीक है, एक एग्जाम्पल, तो 10 साल में जितना करना होगा पैदा करेगा। लेकिन मान लीजिए किसी का प्रजननशीलता 50 है, 50 साल के ड्यूरेशन तक में वो प्रजनन कर सकता है, तो उसमें क्या है, 40 साल ज़्यादा वो प्रजनन करने की क्षमता रखता है ना, तो इसका प्रजननशीलता ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में प्रजनन की अवधि लगभग कितनी होती है? देखिए आ गया क्वेश्चन फिर से वही। मनुष्य में प्रजनन की अवधि तो है 15 से 50 वर्ग मानी जाती है। मानी इसलिए जाती है, इसका कोई फिक्स नहीं है। फिर से बता रहे हैं, इसका कोई उम्र फिक्स नहीं है
किसी का 10 साल में शुरू हो जाता है तो किसी का 15 साल में भी नहीं शुरू हो पाता है, और अलग अलग शरीर की बनावट उसके हार्मोन पे है। और किसी का 35 साल तक चलता है तो किसी का 50 साल तक भी होता है, रेयर केस में 50 साल से ज़्यादा भी देखा गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग है, लेकिन अमूमन लगभग 15 से 50 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रजनन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो ये मुख्य रूप से स्त्री जाति पर निर्भर करता है। ठीक है, स्त्री जाति पे मुख्य रूप से प्रजनन निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु को अपना स्तनपान नहीं कराने पर स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है, उनका ऋतुमास चक्र पुनर्कार्यशील हो जाता है। मतलब अगर कोई स्त्री अपने जन्मे बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, स्तनपान नहीं कराती है, तो उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ऋतुमास चक्र है, वो फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर जो स्तनपान कराती है तो उसका देरी से चालू होगा, उसका भी चालू होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसका देरी से चालू होगा, 2, 4, 5, 6 महीना बाद, 8 महीने बाद, किसी के 1 साल के बाद भी चालू होता है। ठीक है, लेकिन जो स्तनपान नहीं कराती है या जिनके मतलब कोई हार्मोन की गड़बड़ी से उनका दूध पीना मतलब उतना उस हिसाब से बच्चे के हिसाब से दूध नहीं हो पाता है, तो वो लोग का भी ऋतु चक्र चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हार्मोन से डिपेंड है, तो ऐसा एग्जैक्ट इसको नहीं समझना चाहिए कि बोल दिए कि स्तनपान नहीं कराने से ऋतु चक्र चालू हो जाता है। मतलब ये अमूमन देखा जाता है कि ये ऐसा है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा है, ये लगभग ये माना जाता है। ठीक है, कि नवजात शिशु को स्तनपान नहीं कराने पे उनका ऋतु चक्र पुनः चालू हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भधान की समस्या को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं? कि गर्भधान की समस्या को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं? देखिए, कारक नंबर 1, गर्भधान क्षीणता मजबूरी बस, मतलब गर्भधान की जो क्षीणता है मजबूरी बस, मान लीजिए उसका कैपेसिटी ख़त्म हो गया, गर्भधान नहीं कर पा रहा है, मतलब कोई ना कोई कमी आ गया, जैसे मान लीजिए किसी को ऐसा तकलीफ हो गया, किसी को ऐसी परेशानी हो गई जिसको यूटेरस का जैसे गर्भाशय को निकालना पड़ा, या कुछ बीमारी हो गया, कुछ ऐसा हो गया, मजबूरी बस उसका गर्भधान नहीं हो सकता भाई, मान लीजिए वहीं प्रॉब्लम हो गया यूटेरस में, तो फिर निकालना पड़ेगा ना, तो फिर वो गर्भधान नहीं करेंगे, तो ये कुछ मजबूरी बस होता है। कुछ होता है गर्भ निरोधक का प्रयोग करने से, गर्भ निरोधक का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल गर्भधान नहीं होगा। ठीक है, ये उसी लिए बना ही है, पिछले चैप्टर में हमने पूरा इसका डिटेल पढ़े हैं। ठीक है, जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसको जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद वो 3रा चैप्टर है। ठीक है, शायद बहुत लोगों को PDF ढूंढने में परेशानी हो रही है चैनल पे, जो एक टेलीग्राम चैनल है। देखिए, PDF का जो नाम रखे हैं हम उसको कोडिंग से रखे हैं, उसका कोडिंग बता दे रहे हैं। B.Ed 2 मीन्स B.Ed सेकेंड ईयर के लिए, फिर लिखा है P1 या P4। P1 मीन्स पेपर 1, अगर P2 लिखा रहेगा तो पेपर 2, पेपर 3, वैसे अभी जनरली P1 और P4 है, तो P1 मीन्स पेपर 1, P4 मीन्स पेपर 4। उसके बाद CH मीन्स चैप्टर 1 लिखा होगा, या चैप्टर 2 लिखा होगा, चैप्टर 3 लिखा होगा, चैप्टर 5। ठीक है, मान लीजिए वो लंबा चैप्टर है तो उसमें अगर 2 पार्ट है तो चैप्टर 1_1 मीन्स चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट, चैप्टर 2_1 मीन्स चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट, चैप्टर 2_2 मीन्स चैप्टर फर्स्ट का सेकंड चैप्टर, चैप्टर 2_2 है मीन्स चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट, मीन्स अंडरस्कोर के बाद जो है वो पार्ट है। CH2 मीन्स चैप्टर 2_2 मीन्स उसका पार्ट 2। इस हिसाब से तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कौन से क्वेश्चन में थे हम लोग? हाँ, सफल जन्म को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा हाँ, उसमें मजबूरी बस, ये गर्भ निरोधक का, ठीक, गर्भ निरोधक प्रयोग करेंगे तो गर्भधान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसी लिए बना है। अगला है गर्भधान छेड़ता है प्राकृतिक कारणवश। कुछ लोगों का प्राकृतिक कारणवश नहीं होता है, मतलब उनका कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन पता चला शादी के बाद बहुत लोग देखे होंगे उनका बच्चा ही नहीं हो रहा है, 10 साल हो गया शादी नहीं हुआ, 12 साल हो गया, तो उनका प्राकृतिक रीजन है, उनको कुछ ऐसा नहीं है कि ये मजबूरी वैसे, उनका सिस्टम में कहीं कुछ फेलियर होगा तो नहीं हो पाता है। ठीक है, कुछ हार्मोन्स वगैरह रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो प्राकृतिक कारणों से भी गर्भधान नहीं होता। ठीक है, ये 3 मुख्य कारण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफल जन्म को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं? सफल जन्म मीन्स जब जन्म सफलतापूर्वक अगर बच्चा जन्म ले लेता है उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं? तो उसको प्रभावित करना मतलब सफलता से नहीं ले, प्रभावित कर रहा है मतलब सफल जन्म है उसको प्रभावित कर दिया मतलब सफलता से नहीं ले, तो उसका प्राकृतिक कारणों से भ्रूण की मृत्यु, जैसे
मान लीजिए कि किसी घर में बच्चा अभी आया, भ्रूण आया, भ्रूण क्या सबसे पहले भ्रूण ही बनता है, छोटा सबसे पार्ट है, भ्रूण ही विकसित होकर फिर बड़ा होकर फिर बच्चा होता है, ठीक है। तो पर सबसे छोटा इकाई है भ्रूण, ठीक है, फेटस। तो प्राकृतिक कारणों से मृत्यु, जैसे प्राकृतिक रीजन से किसी का ऐसा कुछ हार्मोन हो गया जिसके वजह से भ्रूण डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, फिर निकल जाता है, सफाई कराना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है अप्राकृतिक कारणों से, मीन्स प्राकृतिक कारण से ना होकर अप्राकृतिक, मीन्स कुछ अपनी गलती की वजह से, जैसे डॉक्टर बताता है ना कि उस टाइम सीढ़ी पर नहीं चढ़ना चाहिए या कोई भारी चीज़ नहीं उठाना चाहिए, कुछ ऐसा। अगर मान लीजिए कि कुछ वैसा गलती हो गया तो उस वजह से भी भ्रूण की मृत्यु हो जाती है और वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। मतलब बाहर की तरफ सारा जो उसका मटेरियल है निकलता है, मतलब बहुत प्रोसेस है, जाके फिर हॉस्पिटल में एडमिट करके पूरा क्लियर कराना होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें देखना है कि प्रभावित करता है, कुछ प्राकृतिक रीजन से भी भ्रूण की मृत्यु हो जाती है और कुछ अप्राकृतिक कारणों से भी हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेविस तथा ब्लैक के अनुसार प्रजनन क्रिया के मुख्यतः कौन कौन से कारक करेंगे। अब दो नाम आ गया, डेविस और ब्लैक, याद रखिएगा, डेविस और ब्लैक। ब्लैक मीन्स यहाँ पे उनका नाम है ये, ठीक है। तो डेविस और ब्लैक के अनुसार प्रजनन क्रिया के मुख्यतः कौन कौन से कारक हैं। ये प्रजनन क्रिया की बात हो रही है और डेविस और ब्लैक का नाम आ रहा है, तो ये याद रखिए प्रजनन क्रिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, डेविस ब्लैक आंसर में है, तो कारक अगर पूछ रहा है तो इन्हीं का नाम आएगा, ठीक है। तो कारक क्या है, उन्होंने बताया था कि 3 कारक हैं मुख्यतः। पहला है प्रजनन का अवसर, ठीक है। मतलब डेविस ब्लैक के अनुसार प्रजनन क्रिया के मुख्यतः, प्रजनन क्रिया होने के मुख्यतः कारक प्रजनन का अवसर। मान लीजिए प्रजनन का अवसर ही नहीं मिले किसी को तो प्रजनन क्रिया हो गई, नहीं होगी। तो प्रजनन होने के लिए प्रजनन का अवसर मिलना जरूरी है, ठीक है। तो अवसर मिलेगा तब जाके प्रजनन होगा। दूसरा प्रजनन की शक्ति, मान लीजिए अवसर मिल गया लेकिन उसके पास प्रजनन करने की शक्ति ही नहीं है, फिर उससे भी प्रजनन क्रिया नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अवसर पहला चीज़ मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ प्रजनन का अवसर मिल गया तो शक्ति भी होना चाहिए प्रजनन करने की, ठीक है। तीसरा है प्रजनन के संबंध में निर्णय लेना। मान लीजिए प्रजनन का अवसर भी मिल गया, प्रजनन की शक्ति भी है, लेकिन निर्णय है कि नहीं अभी हमें बच्चा नहीं करना, ठीक। तो अभी नहीं करना है तो निर्णय है कि नहीं अभी नहीं करना है, तो उससे भी प्रजनन क्रिया प्रभावित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला है प्रजनन का अवसर, दूसरा है प्रजनन की शक्ति, तीसरा है प्रजनन के संबंध में निर्णय लेना, ठीक है। प्रजनन का अवसर नहीं मिलेगा तो प्रजनन नहीं होगा, प्रजनन का अवसर मिल गया लेकिन शक्ति नहीं है तो भी प्रजनन नहीं होगा। मान लीजिए प्रजनन का अवसर भी मिल गया, प्रजनन की शक्ति भी है, लेकिन मन में यह है कि नहीं अभी बच्चा नहीं करना है, तो भी नहीं होगा। तो तीनों चीज़ें जरूरी है, तो इनके मुख्यतः 3 कारक हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेविस तथा ब्लैक के अनुसार, देखिए फिर वही क्वेश्चन है, कुछ घुमा के आ रहा है, ठीक है। प्रजनन क्रिया के मुख्य कारकों को और किस नाम से जानते हैं। देखिए डेविस ब्लैक के अनुसार उस जो कारक अभी हम लोग देखें ना 3 कारक, उसका एक और नाम है मध्यवर्ती कारक। अगर कुछ आ गया कि मध्यवर्ती कारक के जन्मदाता कौन है या मध्यवर्ती कारक किन्होंने जन्म दिया, किन्होंने बनाया, कौन एक्सप्लेन किया, तो डेविस तथा ब्लैक, ठीक है। ब्लैक का मतलब आप याद कर सकते हैं रात से, ब्लैक मीन्स अंधेरा, काला हो गया, रात हो गया, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि ये डेविस और ब्लैक के अनुसार प्रजनन क्रिया का ये जो नाम है मध्यवर्ती कारक है, ठीक है। मध्यवर्ती कारक आ जाए या तीनों का नाम आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के क्षेत्र में कौन कौन नवाचार तथा प्रवृत्तियाँ विकसित करता है। मतलब जनसंख्या के क्षेत्र में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से मतलब लोगों को जागरूकता फैल रहा है, जागरूकता बताया जा रहा है, ठीक है। कौन कौन सा नया विचार आ रहा है, कौन कौन सी प्रवृत्ति विकसित हो रही है आज के डेट में, ठीक है। जनसंख्या मतलब जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी नया चीज़ आ रही है। देखिए पहला है पॉइंट, अध्ययन पर्यटन तथा सेमिनार। मतलब पढ़ने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सेमिनार भी किया जा रहा है। सेमिनार का मतलब होता है कुछ लोगों, कुछ जानकार लोग हो जाते हैं, कुछ जो चीज़ों को सीखना होता है वो लोग होते हैं, उन दोनों के बीच में मीटिंग होता है और लोग सेमिनार है, कुछ लोग बताने वाले उनका टॉक होता है, वो लोग अपना बोलते हैं, बताते हैं, जो लोग को नहीं मालूम होता वो सुनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेमिनार, इस टाइप का एक संगोष्ठी टाइप में, ठीक है। तो अध्ययन पर्यटन और तथा सेमिनार, ठीक है। सेमिनार का आयोजन करके या उसके बारे में लोगों को जागरूक कर किया जाता है। दूसरा है यूनेस्को का सहयोग। यूनेस्को भी एक वर्ल्ड का संस्था है जो ये सहयोग कर रहा है लोगों को जनसंख्या
की शिक्षा के बारे में, कि लोग की जनसंख्या के बारे में मालूम हो कि भाई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, तो उसके हिसाब से लोग कंट्रोल करें। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम सामग्री विकास। अगला पॉइंट में क्या है, पाठ्यक्रम सामग्री मीन्स बच्चों को जो पढ़ाई हो रहा है तो उसमें ये पाठ्यक्रम में ही ऐड कर दिया जा रहा है, एक एक चैप्टर या उसके एक इकाई बना दिया जा रहा है, ठीक है। एक उसका एक अलग, जैसे अलग अलग कोर्स वाइज है, किसी में एक अलग बुक है, जैसे आपके सेकंड ईयर में एक ही बुक में दोनों है, जनसंख्या है और पर्यावरण है। कुछ ऐसा कोर्स होगा जहाँ पे केवल जनसंख्या का एक अलग बुक होगा, कुछ ऐसा भी कोर्स होगा जिसके जनसंख्या का केवल एक ही चैप्टर होगा। तो पाठ्यक्रम के सामग्री का विकास किया जा रहा है, उसमें लोगों को उस हिसाब से बताया जा रहा है। दूसरा अगला पॉइंट है समन्वय। समन्वय में सबको मिला के ऐसे एडजस्ट कर देना है, जैसे किसी को चैप्टर वाइज या किसी को इकाई वाइज या किसी का बुक अलग ही करके उस टाइप से कैसे भी एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अगला स्वतंत्र विषय। वही स्वतंत्र विषय मीन्स ऐच्छिक विषय कर दिया, किसी को इच्छा हुआ तो लिया, किसी को इच्छा हुआ तो नहीं, जिसकी जैसा इंटरेस्ट उस हिसाब से ये हो जाता है स्वतंत्र विषय। फिर उपकरण तथा पुस्तक है, पुस्तकों को अवेलेबल करा के जनसंख्या के बारे में, और उपकरण जैसे मान लीजिए उसको हम एक वीडियो बना दिए जनसंख्या के बारे में कि बढ़ती जनसंख्या क्या 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 प्रभाव पड़ सकता है, तो उसको अब मोबाइल में लोग देख सकते हैं या प्रोजेक्टर लगा के डिस्प्ले करा दिया या कहीं कहीं। तो ये जो उपकरण है जिसकी वजह से हम ये डिस्प्ले करा रहे हैं, उसके वजह से भी ये मतलब ये सब भी प्रवृत्तियाँ विकसित हो रही है। जगह जगह गाँव में भी प्रोजेक्टर लगा के लोग इसके बारे में अवेयरनेस देते हैं, जानकारी देते हैं, ठीक है। फिर है शिक्षण विधियाँ। बहुत सारे ऐसे शिक्षण विधियाँ आ गई है जिससे लोगों को जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में बताया जा सकता है, ठीक है। ये अगला देखते हैं क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण का क्या अर्थ है। जनसंख्या वितरण, जैसे आप सुने होंगे कि जैसे राशन वितरण हो रहा है तो राशन वहाँ वितरित किया जाता है, यहाँ वैसा कुछ वितरित नहीं करना है। यहाँ पे है जनसंख्या का वितरण क्या है, मतलब पृथ्वी के धरातल पर लोगों का फैलाव। पृथ्वी के धरातल पे, जैसे पृथ्वी का 1/3 ही स्थल है, बाकी पानी ही पानी है। अभी आएगा वो सभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो आप वीडियो को बीच में बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। इससे मतलब इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और ये बीएड सेकंड ईयर छोड़ दीजिए, स्टेट, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट सब में ये आता है इससे, ठीक है। तो आप इसको, और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है, इसलिए आप इसको हल्के में ना लेकर पूरा देखिए इसको। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर आपको सीटेट के लिए इस चैप्टर पे मेहनत नहीं करना होगा, ठीक है। तो आप इस पर बने रहिए, ठीक है। तो धरातल पे फैलाव, जैसे मान लीजिए कहीं पहाड़ी जगह है, कहीं मान लीजिए समतल जगह है, कहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है समतल जगह पे होगा, क्योंकि जनसंख्या चाहती है कि भाई हम रहने का जहाँ सुविधा अच्छा रहे, ठीक है। तो इसलिए समतल जगह पे जनसंख्या ज़्यादा रहता है। मान लीजिए कहीं पे उपजाऊ मिट्टी है, कहीं पे बालू ही बालू रेगिस्तान है, बंजर भूमि है, कहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगा, जहाँ उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। तो वही फैलाव, कहीं पे जनसंख्या कम है, कहीं पे ज़्यादा है, वो जो बिखराव है उसी को बोलते हैं जनसंख्या वितरण, ठीक है। मतलब जहाँ पे जनसंख्या के रहने लायक योग्य भूमि नहीं है, पहाड़ी है, तो वहाँ पे जनसंख्या का वितरण, वहाँ पे जनसंख्या का फैलाव कम है। जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है, जहाँ पे योग्य भूमि है, पीने का पानी है, वहाँ पे जनसंख्या का फैलाव ज़्यादा है, मतलब वहाँ की जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। एक ही उत्तर, चीन, ठीक। चीन का सबसे ज़्यादा है, लेकिन हाँ चीन के अपना जनसंख्या कंट्रोल करा, कुछ दिन में चीन को पीछे छोड़ के भारत आगे निकल जाएगा। अगर भारत के लोग नहीं संभले तो भारत चीन से आगे निकल जाएगा जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या का नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अभी से भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, इसीलिए सब इतना कोर्स में दिया जा रहा है और इतना एडवर्टाइज भी करती है गवर्नमेंट अलग अलग उपकरण की सहायता से कहीं कहीं, ठीक है। अभी यूपी में भी जनसंख्या का नया कानून लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि लोग उसको फॉलो करें, लोग उसको माने, ताकि जनसंख्या में कमी आए और लोग अच्छे से रह सकें, लोगों का जीवन स्तर सुधर सके, ठीक है। चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान किसका है? भारत का है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा चीन, उसके बाद भारत। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विश्व की पूरी जनसंख्या का निवास चीन में कितना प्रतिशत, मतलब विश्व की पूरी जनसंख्या में से कितना प्रतिशत जनसंख्या चीन में निवास करती है? यह है 21.4%, मीन्स 21.4%। मतलब मान लीजिए अगर विश्व में 100 लोग हैं तो उसमें से 21.4 लोग चीन में रहते हैं, ठीक है। मतलब अगर हर 5 लोग में से एक आदमी चीन का होगा,
हर 5 पर एक आदमी चीन का, हर 5 आदमी पर एक आदमी चीन का। ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, विश्व की पूरी जनसंख्या का निवास भारत में कितना, और भारत में कितना परसेंट है, तो 16.4%। मीन्स 16.4%। तो विश्व में अगर मान लीजिए 100 लोग हैं तो उसका 16.4% लोग, 16.4 लोग भारत में रहते हैं। मतलब हर 6 लोग में से 1 लोग भारत का है, हर 6 लोग में से 1 लोग इंडियन होगा। ठीक है। और चीन के लिए हर 5 में से 1 है। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप का है। सबसे ज़्यादा कहाँ, जहाँ भारत और चीन जिस महाद्वीप में होगा उसका तो ऑटोमेटिक उस महाद्वीप का ज़्यादा हो जाएगा ना। तो एशिया महाद्वीप का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में है। देखिए एशिया सबसे ज़्यादा तो है, लेकिन पूरे विश्व का कितना परसेंट है, तो यह है 60.5। 60.5% लोग एशिया में रहते हैं पूरे विश्व। मतलब अगर मान लिया जाए कि पूरे विश्व की जनसंख्या 100 है, पूरे विश्व की जनसंख्या 100 है, तो उसका 60 लोग एशिया में रहते हैं। ठीक है। और उसमें से 16 लोग भारत में और 21 लोग चीन में। ठीक है। अभी डिस्कस किया सब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं। देखिए पहला है भौतिक कारक, ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेगा। वितरण मतलब फैलाव। तो भौतिक कारक मीन्स जहाँ पे रहने की सुख सुविधा होगी वहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहेगा, जहाँ रहने की सुख सुविधा भौतिक सुविधा नहीं है वहाँ जनसंख्या कम होगा। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है या रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पे जनसंख्या कम होगा, जहाँ पे फैलाव वहाँ कम होगा, लेकिन मतलब वहाँ पे दूर दूर तक लोग फैले होंगे, मतलब वहाँ जनसंख्या कम पाया जाएगा। लेकिन जहाँ पे रहने की ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, पानी पीने की व्यवस्था, पीने वाली पानी की व्यवस्था अच्छा है, पीने का पानी शुद्ध पानी मिल रहा है। ठीक है। भौतिक कारण ये सब है। भौतिक कारण जहाँ पे अच्छा है ये सब चीज़, मतलब सुविधा, जहाँ पे रहने की सुविधा अच्छा है तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। अगला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मतलब जहाँ पे कमाई होगा वहाँ जनसंख्या ज़्यादा। ऐसे आप देखे होंगे कहीं दूर दराज इंटीरियर में भी कोई इंडस्ट्री खुल जाता है तो वहाँ इंडस्ट्री के आसपास एक अच्छी खासी जनसंख्या हो जाती है। ठीक है। वहाँ पे बस स्टॉप भी हो जाता है, वहाँ के लिए ऑटो भी चलने लगता है, वहाँ के लिए सब चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि वहाँ कमाई हो रहा है। ठीक है। तो कमाई होगा मतलब आर्थिक कारण होगा तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। जहाँ कमाई नहीं होगा वहाँ कोई क्यों रहेगा। ठीक है। तो वहाँ जनसंख्या कम होगी जहाँ कमाई नहीं है, जहाँ कमाई है जनसंख्या ज़्यादा। अगला है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक मान लीजिए हमेशा कहीं ना कहीं वहाँ विवाद हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ से भी जनसंख्या कम हो जाएगी। लोग धीरे धीरे अपने दूसरे जगह पलायन कर जाएंगे। ठीक है। मान लीजिए राजनीतिक कारण बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे हमेशा युद्ध छिड़ रहा है, धीरे धीरे वहाँ के लोग पलायन हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा देश है जहाँ पे बॉर्डर पे हमेशा लड़ाई हो रहा है, तो बॉर्डर के आसपास के जो गांव के लोग हैं धीरे धीरे वहाँ से पलायन करके दूसरी जगह चले जाएंगे। ठीक है। तो राजनीतिक कारण से भी जनसंख्या का फैलाव पे असर पड़ता। अगला है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक मतलब जैसे धार्मिक कुछ कारण हो गया, जैसे मान लीजिए कहीं पे जनसंख्या जहाँ हिंदू धर्म के लोग रहे तो कोशिश लोग यही करेगा जो हिंदू धर्म का कि हम भी वहीं रहें। कहीं का अपना मुस्लिम धर्म का है तो वहाँ पे कोशिश करेंगे लोग कि हम वहाँ अपने साथ ही रहें, ताकि हम अपना कोई फेस्टिवल मनाएं तो मनाने के लिए साथ में अपने समाज के लोग रहें। तो कुछ धार्मिक कारणों से उनका भी फैलाव उस हिसाब से हो जाता है। ठीक है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन 24। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी के संपूर्ण धरातल का कितना प्रतिशत भाग समुद्र है। संपूर्ण धरातल का कितना प्रतिशत भाग समुद्र है, तो 70%। 70% समुद्र है। मैंने पूरे पृथ्वी में अगर देखा जाए जितना भी पृथ्वी का भाग है उसमें 70% पर पानी ही पानी है। ठीक है। मात्र 30% पर ही ज़मीन है। उस ज़मीन में से भी आधा ज़मीन ऐसा है, लगभग आधा ज़मीन जो उपजाऊ नहीं है, बंजर है, पहाड़ है, पठार है, कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ मतलब खेती योग्य ज़मीन नहीं है। ठीक है। तो 30% धरातल, 70% पानी पृथ्वी पे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य भूमि है। अब देखिए कि पृथ्वी के धरातल पे, ठीक, उसमें से भी 75% ही, 75% ही कृषि योग्य है, बाकी 25% कृषि योग्य है ही नहीं, एकदम वहाँ कृषि हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो 75% ही कृषि योग्य भूमि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 26, लिंगानुपात किससे कहते हैं। लिंगानुपात आप सुनेंगे कि भाई यहाँ पे लिंगानुपात अच्छा है,
यहाँ कम है। तो लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। जैसे भारत का देखा जाए तो लिंगानुपात मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या 925 है, तो इसको लिंगानुपात कहेंगे कि 1925। जैसे 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या 925 है। कहीं कहीं ये रेशियो, ये अनुपात ज़्यादा होता है, कहीं कहीं कम होता है, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं लिंगानुपात, लिंग का अनुपात, मतलब लड़कों और लड़कियों के बीच का क्या रेशियो है, ठीक है। प्रति 1000 पर ये निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात कैसे बढ़ाया जा सकता है। लिंगानुपात बढ़ना जरूरी नहीं, पता चला लड़के लड़के होंगे, लड़की कम होते गई तो फिर मतलब मानव जाति खतरे में आ जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसको बढ़ाने के लिए कन्या भ्रूण हत्या को रोकना होगा, बिल्कुल रोकना पड़ेगा। नहीं रोकने से लिंगानुपात डिफरेंस होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। दिन पर दिन कम हो रहा है तो इसको रोकना पड़ेगा। अभी भी अच्छे से पूरा रोक नहीं है, रोक लग जाएगा। जैसे कुछ लोग, जैसे भ्रूण हुआ, भ्रूण से पता लगा लेते हैं, जो भी तकनीकी विधि है कि ये लड़का है कि लड़की है, पता चलता है कि लड़की है तो लोग उसका सफाई करवा देते हैं, हटवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लड़की नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं चाहिए। मतलब अलग अलग मेंटलिटी, अलग अलग विचार, ऐसे लोगों को तो रहना ही नहीं चाहिए। ऐसे मतलब ऐसी सोच व्यक्ति को रखना नहीं चाहिए। लड़का लड़की आजकल सब बराबर है, तो वो लोग ऐसा कर देते हैं। एक जगह तो डॉक्टर ने अच्छा सलाह दिया कि उसके बाद वो दंपति वहाँ से भाग गए। बोले कि उनको पहले से 2 लड़की था और तीसरा गए चेक कराए, तो बोले अब चेक करने वाले भी ऐसे हैं, चेक करके बता देते हैं, जबकि ये अपराध है भारत में, ठीक है। ऐसा अगर कोई पता लगता है तो अपराध है, उनको सज़ा होगी। तो बता दिया कि लड़की है, तो उन्होंने बोला कि सब इसको हटवा दीजिए। तो डॉक्टर बोला कि ऐसा है, एक लड़की हटवाना है ना, आपके पास 2 लड़के ऑलरेडी है, ये तीसरा आ गया, तो ऐसा करिए तीसरे को रहने दीजिए, जो पहले आपके पास है उसको हटा दीजिए, क्या दिक्कत है। तो उस पर गुस्सा हो गया, है मेरे पास पहले लड़के इतना बड़ी हो गए, उसको हम क्यों हटा। बोले ये भी तो आप ही की लड़की है, तीनों है, तीनों में से कोई एक ही हटाना है ना, उसी को हटा दीजिए, क्या करना है। तो उसके दिमाग खुला, रही है ऐसे नहीं भाई, ये भी तो मैंने, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। सब भाई लड़का लड़की सब बराबर ही है, ठीक है। तो भ्रूण हत्या पे रोक लगना चाहिए, 100% रोक होना चाहिए, ये अपराध है भारत में, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद थैंक यू आ गया। थैंक यू का मतलब है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इसमें चैनल दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का पेज का लिंक दिया हुआ है, आप लोग इससे जुड़ सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए या कोई भी अपडेट के लिए, ठीक है। तो होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।